2014 में रसायन विज्ञान में पूरी की है। उसके बाद मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से 2016 में रसायन विज्ञान से कंप्लीट किया है। उसके बाद से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने पास के क्षेत्र में कोचिंग सेंटर पर भी पढ़ाती थी। मेरी हॉबी ओके कंटिन्यू। मेरी हॉबी डायरी राइटिंग और कुकिंग करना है, और मेरा बीपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो फिलोसफी है मैम। फिलोसफी 2016 से आप प्रिपेयर कर रही हैं एग्जाम के लिए? यस मैम। और पैरेलली आप टीचिंग भी करती हैं? नो मैम, मैंने 2016 जून में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद से मैंने 2-3 महीने का ब्रेक लिया था। फिर सिविल सर्विस की तैयारी के साथ साथ फिर मैंने एक कोचिंग सेंटर पे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैम। ओके। सिविल सेवा में आने के पीछे कोई प्रमुख कारण है आपका? क्यों आना चाहती हैं आप सिविल सेवा में? इसके कई सारे रीजन है। नंबर एक पॉइंट, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराती है जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं, और इसके साथ साथ में क्या है, निचले स्तर तक जनता के लोगों के साथ भी जुड़ सकती हूँ। और मैम इसमें एक अच्छा कैरियर ऑप्शन भी है और वित्तीय सुरक्षा भी है। और सेकंड चीज, जैसे इसमें नए नए अवसर और चुनौतियां भी आती हैं, जिससे मेरा एटीट्यूड मतलब मैम ऐसा है कि मैं इससे ऐसे कार्य करने में ज्यादा खुश रहती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें आना चाहती हूँ। ओके। यूपी बिहार में लड़कियों का जो शिक्षा का स्तर है वो काफी खराब है। आपको क्या लगता है क्या प्रमुख कारण है, और आप जब प्रशासन में आएंगी तो उसके लिए क्या करेंगी? मैम जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, तो मेरे गांव में मैं फर्स्ट ऐसी लड़की हूँ जो अपने घर से बाहर रह के मतलब हरिद्वार गई थी एमएससी करने के लिए, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही थी। और जहाँ जो मेरे यूपी और बिहार में मतलब शिक्षा का स्तर काफी नीचे है। इससे बिहार में जो है महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 51% है, और यूपी में भी 58 के आसपास है मैम। और जहाँ जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ वहाँ पे भी लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की छूट नहीं दी जाती है। तो थोड़ा वहाँ पे जो है मैम पितृसत्तात्मक सोच अभी भी हावी है। अगर शिक्षा ग्रहण भी कराई है तो वो मतलब 12th तक ही शिक्षा दी जाएगी, उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लड़का बाहर जाके जॉब करे मैम। और यही है कि उनकी शादी बस 18 साल हो जाए, क्योंकि वो बाल विवाह कानून आया हुआ है जिसके कारण वो 18 साल तक रुक जाते हैं, वरना वो 18 साल पूरा होते ही उनकी शादी में लग जाते हैं। उनका पर्पस मैम यही है कि वो अभी भी ना सत्तात्मक सोच से ज्यादा ग्रसित है। आप क्या करेंगी और प्रशासन में आके? बच्चियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए आप क्या करेंगी? कोई उपाय मुझे सुझाइए। मैम सबसे पहले जो है मुझे लगता है कि मैं जागरूक कार्यक्रम ज्यादा चलाना चाहूंगी, जिससे वो थोड़े अपनी जो उनकी मेंटेलिटी है प्रतिशतात्मक सोच से ग्रसित है, तो उसमें थोड़ा सुधार करें। जैसे मैम गांव में आयोजन वगैरह करा सकती हूँ। जो भी आसपास क्षेत्र की सफल महिलाएं हैं जो अपने कैरियर में अच्छा कर चुकी हैं, उन्हें बुला के उनके सामने एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हैं और अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रही है और अपनी फैमिली को भी साथ साथ में संभाल रही है। सेकेंड चीज, जैसे अभी स्कूल वगैरह में भी जो इतनी सारी स्कीम वगैरह चल रही है, कुछ फैमिली में मैम अभी भी ऐसे होता है जो थोड़ा पैसे वैसों को लेके उन्हें इतना पता नहीं है कि सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, तो उन्हें उन्हीं योजनाओं के बारे में बताऊंगी कि वो लोन लेके भी हायर एजुकेशन के लिए अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं। और जो भी सरकार वगैरह की योजनाएं जितनी भी चल रही होंगी उन्हें अच्छे से ग्राउंड लेवल पे कार्यक्रम अच्छे से अपनी देखभाल में उन्हें अच्छे से क्रियान्वयन कराऊंगी मैम। रुचि जी, जहाँ तक मैंने देखा है यूपी और बिहार के रिमोट विलेजेस, कुछ ऐसे सुदूर गांव हैं जहाँ लड़कियों के लिए स्कूल भी नहीं है, शिक्षा का स्तर इतना खराब है। तो आपको क्या लगता है कि उन क्षेत्रों में ये जो आपके प्लान्स हैं ये काम कर पाएंगे, जहाँ लड़कियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्कूल्स नहीं है? तो आ, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे? यस मैम। मैम अब पहले से ज़्यादा, पहले जो था कनेक्टिविटी बहुत कम थी, अब जो है मैम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वगैरह के कारण क्या है, जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ पे भी सड़क बनवाई गई है। और अब ऐसा है कि जो गांव लेवल में भी जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा लेवल के है वहाँ पे भी सरकारी स्कूल प्रोवाइड कराए गए हैं। और जो अब जो है मैम जितनी भी सरकार है, जैसे यूपी सरकार और बिहार सरकार दोनों ने क्या किया है, इस बार शिक्षा के लिए काफ़ी आवंटन किया है बजट में, और स्कूल माध्यमिक शिक्षा वगैरह पे
काफी वर्क कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल वगैरह खुल गए हैं। और सेकंड चीज जो है, अभी जैसे यूपी और बिहार में जो वुमेन सेफ्टी के लिए भी काफी कुछ प्रयास किए गए हैं। एक एक कारण मैम सेफ्टी का भी होता है कि वो अपने गांव से बाहर जो उच्च शिक्षा के लिए है ना, वो नहीं भेज पाते पेरेंट्स अपने बच्चों को, लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, कि दूर है, अगर सेफ्टी की वजह से एक घर में ही रोक लेते हैं। तो यूपी सरकार में भी अभी जैसे वुमेन के लिए भी कई सारे प्रयास किए गए हैं मैम। हेल्पलाइन नंबर 181 यूपी में चलाया गया है। और सॉरी मैम, बिहार में 181 मोबाइल हेल्पलाइन नंबर चलाया गया। और यूपी में भी 112 हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है। और जो घर से भी बाहर रहकर महिलाएं काम कर रही है ना नाइट शिफ्ट में, तो उनके लिए यूपी सरकार अभी एक ऐसा ऑर्डर लेके आई है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में 112 पे फोन कर सकती हैं रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो अगर वो पुलिस से हेल्प मांगती है तो वो उन्हें उनके घर तक पहुंचा के जाएंगी। तो मुझे लगता है मैम सेफ्टी, सिक्योरिटी वगैरह, एजुकेशन तो काफी काम कर रहे हैं। तो गांव वाले अब अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए गांव से बाहर भी भेज सकते हैं, और गांव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है मैम। ओके, वेरी गुड। रुचि जी, महिला सशक्तिकरण व महिला समानता में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कुछ बताएंगे आप? यस मैम, महिला समानता मैम, महिला समानता में यह है कि हम जैसे उन्हें समानता के स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह इत्यादि प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो अच्छे से स्वस्थ हो सके। उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं मैम, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से रिलेटेड। और महिला सशक्तिकरण में जो है वो महिला सशक्तिकरण में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि उनका भी एक वजूद है, वो स्वतंत्र है और अपने स्वयं के निर्णय ले सकती है, अपनी लाइफ के लिए खुद चुन सकती है। अभी मैम आर्टिकल 21 में भी निजता के अधिकार के तहत उन्हें एक अधिकार दिया गया है कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद से चुन सकती है, अपनी उससे अच्छे से अपनी लाइफ खुद से स्पेंड कर सकती है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है उन्हें। ओके, वेरी गुड। अभी रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी स्टार्ट किया है, आप जानती हैं इसके बारे में? यस मैम, मिशन कर्मयोगी जितने भी सिविल सेवक वगैरह हैं, उनके एक बार क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद उन्हें कोई भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो अब ऐसे होगा कि साल भर में एक इनिशिएटिव टाइप का है, उसमें जो है वो वहाँ पे जाके ऑनलाइन है, वहाँ पे जो बदलते टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ पे परीक्षण दिया जा सकेगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके। मैम मुझे इतना ही पता है। ओके, गुड। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आप बिजनेस से हैं? यस सर, मैं यूपी से हूँ। Am I audible? Hello? यस सर। Hello? Am I audible? यस सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। कीजिए। आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है। तो मैम आप बिजनौर से हैं, तो बिजनौर के बारे में, हाँ जी हाँ जी, बिजनौर, हाँ बिजनौर के बारे में बताइए कुछ। सर बिजनौर जिला गंगा किनारे पे बसा हुआ है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। हर्षवर्धन के काल में जो हेनशांग चीनी यात्री आए थे, वो बिजनौर जिले के मंडावर गांव में आके 6 महीना उन्होंने बताए थे। और सेकंड सर, मध्य काल में अकबर के नौ नवरत्न थे, उनमें से 2 नवरत्न अब्दुल फजल एवं फैजी, उनका पालन पोषण बिजनौर के बादशाह में ही हुआ था, और वहीं से आजमपुर की पाठशाला से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। थर्ड सर, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, और 74 जनसंख्या जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही डिपेंडेंट है। फोर्थ सर, ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में विदुर कुटी और कर्णव आश्रम जो दिखाए जाते हैं, वो वहाँ यहाँ बिजनौर के दारानगर में स्थित है, इसलिए पर्यटकों के लिए भी एक पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और सर यहाँ पे कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, सामाजिक सामरस्यता वाला एक जिला है ये सब। चलिए ठीक है मैम। आपने रुचि जी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से करी है? यस सर। ओके, तो मैम आप रुचि जी आप बताइए, जो आपके एनर्जीज हो हैं,
यस सर। इनर्ट गैस कौन से में आते सर वो 18वें हैं? वर्ग आई में वांट टू आते से हैं। इनर्ट गैस कम्स इन विच? सॉरी सर, क्लियर आवाज नहीं आई आपकी। नहीं नहीं, आई एम सेइंग दैट विच, जैसे पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस कम्स इन विच ब्लॉक? सर वो पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में आता यस सर। है। क्रिप्टन का आप नाम बता सकती हैं, एटम नंबर? क्रिप्टॉन, सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं अनुमान लगा सकती हूँ। क्रिप्टॉन का 86। 86 नहीं। आप मुझे सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताइए, वो किस कौन से उसमें ब्लॉक में? कौन से सर? मोस्ट रिएक्ट एलिमेंट, रिएक्ट एलिमेंट कम्स इन विच ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल? सर वो जो पी ब्लॉक में हैलोजन हैलोजन वाले हैं, क्योंकि हैलोजन वाले ब्लॉक, हैलोजन वाले एलिमेंट हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। Ma'am, this is inert gases. I am saying about metals, just sodium, potassium. I am saying about that. ओके। कोई नहीं। चल, रुचि जी, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता सकते हैं आप? सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलो कोई नहीं। तो केमिस्ट्री में बेसिकली आप मुझे रेडॉक्सिन के बारे में बताइए। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडक्स रिएक्शन में क्या होता है, अपचयन और ऑक्सीकरण क्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। जी, जो दोनों साथ साथ हुई हैं। यस सर। चलिए रुचि जी, थोड़ा एक एक टर्म आता है केमिस्ट्री में, किंग ऑफ एसिड कहते हैं जिसको। अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो तो अम्ल का राजा, किंग ऑफ एसिड को कहा जाता है केमिस्ट्री में। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नो। चलिए कोई बात नहीं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक और HNO3, थर्ड पार्ट ऑफ HNO3। यस सर, अम्लराज। मिक्सचर बताना है सर, उसमें जो 3 पॉइंट HCl का रहता है और 1 पॉइंट HNO3 का रहता है सर। उसमें नाइट्रिक एसिड। सर यस, 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहता है और 1 अनुपात नाइट्रिक एसिड का रहता है अम्लराज में। वही पूछ रहा था मैं आपसे। ओके। चलिए ठीक है। हाँ, तो मुझे ये बताइए, अब आयन में जो फेरिक होता है वैलेंसी कितनी होती है? फेरिक की सर पॉजिटिव 3 वैलेंसी होती है। फेरिक 3 और फेरस? सॉरी सर मैंने रॉन्ग कर दिया, मैंने फेरस को। चलो रुचि जी ये बताइए। कोई नहीं चलो। नहीं, एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन है ना केमिस्ट्री, मैंने क्वेश्चंस पूछे। यस सर, उसमें थोड़ा हाँ, जो मैंने जो MSc में पढ़ा था वो केमिकल बताइए। एनालिसिस के बारे में जैसे पढ़ा था, जैसे सॉइल वाटर एनालिसिस, इस पे ज़्यादा मैंने पढ़ा हुआ था। इसी से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिकल लैब वर्क किया हुआ था सर। इसमें सीमेंट है, सॉइल, एसिड, ऑयल एंड फैट्स वगैरह, इसमें केमिकल एनालिसिस वगैरह किया था। ड्रग्स वगैरह पे पढ़ा था सर। तो रुचि बता, पॉइल्स होती है, पॉइल एसिडिक या बेसिक होती है? सॉरी सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? पॉटजोल जो सॉइल होती है, पॉटजोल एसिडिक हो बेसिक होती है? पोर्टजोल सर, इसका हिंदी ट्रांसलेट आप एक बार बताएंगे? पोर्ट
हिंदी में एक्चुअली, हिंदी में पॉडजॉइल एक सॉइल होती है। पॉडजॉइल वो हिंदी में ऐसे भी होती इसको है, एसिडिक पॉडजॉइल ही होती है, कहते हैं। हिंदी में अम्लीय होती सिर्फ जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, पोर्ट ये बिहार की शायद ऊपरी एरिया में मिलती है। नहीं, नहीं एसिडिक होती है। चलिए चलिए, मुझे नॉर्मल ये बताइए रुचि जी, हमारे यूपी है करीब, उसमें 260,000 गाँव, यस सर। और एजुकेशन की जो कंडीशन है, जो प्राइमरी स्कूल से हमें वहां को अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई दे आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द गवर्नमेंट स्कूल? सर गवर्नमेंट स्कूल में एक तो मतलब ऐसी सोच बन गई है गांव में भी कि वहाँ पे थोड़ा टीचर मतलब इतने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, इसलिए पेरेंट्स जो भी है गरीब से गरीब अब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालना चाहता है। सेकंड चीज सर यहाँ पे जो है अभी जैसे गांव के जो बच्चे हो गए, तो सेकंड चीज सर जो वहाँ पे है ना, अभी गवर्नमेंट स्कूल में कुछ कुछ जैसे दूर दराज की स्कूल्स वगैरह हैं, उनमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं थोड़ा हो पाया तेज है, तो बोलिए, इस वजह थोड़ा तेज बोलिए। सर फर्स्ट चीज जो है कि वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल में कहीं कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे से विकसित नहीं हो पाया है, इसलिए भी जो होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहते। सेकंड चीज सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि गवर्नमेंट स्कूल में इतने अच्छे से नहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। ये बताइए, जो गवर्नमेंट टीचर्स की इनकम तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी एजुकेशन वो क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? गवर्नमेंट तो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। यस सर। सर मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में है टीचर्स को मुझे लगता है अगर समय समय पर उन्हें बदलते टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो बच्चों से जैसे अभी जो चेंज हो रहा है उस अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा सके, तो ये सबसे जरूरी है सर। अब अभी के जो टीचर्स रखे जा रहे हैं वो मतलब इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। जस्ट सर जो पहले के टीचर्स हैं वो अभी मतलब जैसे कंप्यूटर वगैरह इन सब से मतलब इतना फ्रेंकली है इनके साथ, तो इसलिए जो इन सब पे भी मुझे लगता है कि 1 महीने या 6 महीने में उनमें टीचर को अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो वो अच्छे से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकेंगे। ठीक है रुचि जी। रुचि एक क्वेश्चन और बताइए, रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट हो, एक्सरसाइज वो किस कंट्री के बीच में हो रही है? सॉरी सर, एक बार रिपीट करेंगे, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। बायलेटरल एक एक्सरसाइज हो रही है इंदिरा। यस सर, वो सर रूस के साथ कंडक्ट हाँ, हुई है, भारत और रूस के बीच में। तो रिसेंटली हमारे जो फॉरेन एससीओ के बारे में जानती हो आप? एससीओ क्या है? ये सर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी सर उसी की बैठक में मॉस्को में इसकी बैठक हुई थी, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। और सर इसकी स्थापना चलिए मैम, 2002 में हुई। मैम आप कुछ पूछना चाहती हैं? मंजू मैम। थैंक यू रुचि, थैंक यू सर। मैम आवाज आ रही है मैम आपको? कुछ पूछिए मैम। आवाज आ रही है? यस मैम आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो, शायद आवाज नहीं आ रही है रुचि जी। अमेरिका में इलेक्शंस हैं अभी नवंबर में, आप मुझे अमेरिका की 2 फेमस पार्टीज के नाम बता सकती हो? 2 प्रमुख पार्टियां। यस मैम, एक रिपब्लिक पार्टी, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी।
ओके, अपनी कुछ वैल्यूज के बारे में बताएंगी जो आपको हेल्प करेंगी एडमिनिस्ट्रेशन में? यस मैम। फर्स्ट वैल्यू, मैं रणनीति एवं योजना के अनुसार कार्य करती हूँ, तो ये प्रशासन में जाके मुझे आगे हेल्प करेंगे। सेकंड मैम, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। थर्ड मैम, मैं अनुशासित हूँ, किसी भी टाइम को मतलब अपना एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाती हूँ और उस अकॉर्डिंग उसी काम को पूरा करने का प्रयास करती हूँ। फोर्थ चीज मैम डिसीजन मेकिंग अच्छी है कि अच्छे से निर्णय ले पाती हूँ। और लास्ट चीज मैम ये है कि मैं मतलब सहनशील हूँ, इसलिए जो मेरे जो आसपास की जो भी मेरे दोस्त या फैमिली में कुछ भी बात मुझसे अच्छे से शेयर कर सकते हैं। अगर मैं प्रशासन में जाऊंगी, जो मेरे नीचे हैं वो लोग अच्छे से मुझे अपनी परेशानी समस्या बता सकते हैं, तो मुझे लगता है ये सारे जो भी गुण है वो प्रशासन में काम आते हैं। आपकी खेल कूद में रुचि है? मैम खेल कूद में मुझे रनिंग करना अच्छा लगता है, रनिंग करना और वो जो खो खो खेलते हो। ओके, फाइन। आपका ऑप्शनल फिलॉसफी है, यस आपको मैम। सबसे ज्यादा किसका दर्शन अच्छा लगता है? मैं भारतीय दर्शन में मुझे बौद्ध दर्शन से ज्यादा प्रभावित हूँ, और जो पाश्चात्य दर्शन में है उसमें अस्तित्ववादी दार्शनिक जो शास्त्र है उनसे ज्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, और आपका खुद का क्या दर्शन है अपनी लाइफ को लेके? मैं यस मैम, मैं अपने उसमें चरिवती टर्म को फॉलो करती हूँ। इसमें मतलब है कि आगे चलते रहना, जितना भी पोटेंशियल है उसे मतलब आगे अपने साकार चरैवती करते रहना है। चरैवती। यस मैम, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं। ओके, गुड। एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, यूपी और बिहार में पैडी कल्टीवेशन बहुत होता है, धान की खेती होती है, राइट? यस मैम। यस मैम। आपने देखा होगा कि पहले धान को छोटे एरिया में उगाया जाता है, छोटी जगह पर धान का पौधा लगाकर उसे बड़े क्षेत्र में रोपा जाता है, इसका क्या कारण है, यस ऐसा क्यों किया जाता है? मैम, इसका सही से रीजन तो नहीं पता मुझे, लेकिन अनुमान लगा सकती हूँ मैं। बताइए। मुझे लगता है कि वो जो छोटे खेत से निकाल के इसलिए लगाते हैं कि नर्सरी की तरह। सॉरी मैम, मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ओके, थैंक यू रुचि जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।